आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गीता कंपानी। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देश जहां एक तरफ कोरोना से मुक्त हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी बीमारियां या कुछ ऐसे द्वेष हैं जो बढ़ते जा रहे हैं। मैं इशारा कर रहा हूं चिकनगुनिया और डेंगू के मरीजों का। हालांकि कोरोना से लड़ने से उसके भिड़ने की तमाम तरीकों का अब हम पता लगा चुके हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में ये जो पैंडेमिक है, ये पूरी तरह से एंडेमिक जो हो रहा है खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से ऐसे रोग हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसके साथ हमको अभी भी लड़ना है, भिड़ना है और उनको पूरी तरह से खत्म करना है। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में हम कोरोना के साथ साथ चर्चा करेंगे डेंगू की भी और चर्चा करेंगे चिकनगुनिया जैसे बुखार की भी। डॉक्टर कंपानी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार। श्रोताओं, अगर आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। ये नंबर टोल फ्री है। आप देश के किसी भी कोने से बिना किसी शुल्क के हमें सीधे फोन कर सकते हैं। फोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1800-115767। इसके अलावा आप 23314444 पर भी सवाल कर सकते हैं। अगर इस पर आप फोन कर रहे हैं तो इस नंबर से पहले 011 जरूर लगाएं। डॉक्टर गीता, जिस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत में हमने कही कि अब कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं, हालांकि कुछ एक राज्यों को छोड़ दें तो लगभग स्थिति इस समय काबू में नजर आ रही है। ऐसे में आने वाले वक्त में जब दिल्ली और उत्तर भारत में मौसम में तब्दीली हो रही है, मौसम करवट ले रहा है, ऐसे में उन लोगों को क्या खास सावधानियां बरतनी चाहिए जो कि कोरोना से गंभीर रूप से पीड़ित हुए थे? देखिए, अभी सर्दी का मौसम आ रहा है तो सर्दी के मौसम में जैसे हम कोरोना से जानते हैं कि वेंटिलेशन, हम कहते हैं वेंटिलेशन बहुत जरूरी है घर में, ताकि एक ही कमरे में जो कीटाणु होते हैं नहीं तो वो फैलते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो वेंटिलेशन कम हो जाती है क्योंकि लोग खिड़कियां बंद कर लेते हैं। बुजुर्ग को खांसी, खासकर आजकल जो पोल्यूशन इतनी हो रही है तो उसके कारण खांसी, फेफड़ों की प्रॉब्लम वैसे ही रह रही है, खांसी जुकाम फेफड़ों की प्रॉब्लम रह रही है। तो ऐसे में जिनको खांसी जुकाम हो जाता है उनको कोई भी इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। तो जो ज्यादा उम्र के लोग हैं, मैं उन्हें ये सलाह दूंगी कि वो अपने आप को पोल्यूशन से बचने के लिए, जैसे कोरोना वायरस के लिए हमने एडवाइस किया था मास्क पहनिए, वैसे भी पोल्यूशन से भी मास्क के द्वारा बहुत प्रोटेक्शन होती है। तो वो अपने आप को अच्छे से ढक के रखें, खासकर पैरों को जुराबें डाल के रखें और कान, नाक को ढक के रखें और मास्क पहन के रखें और पोल्यूशन को अवॉइड करें ताकि उनको खांसी जुकाम बुखार ना हो और वायरल इन्फेक्शन ना हो। जी डॉक्टर गीता, कुछ व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप और डायबिटीज के भी मरीज रहे हैं और कोरोना से भी वो ज्यादा अफेक्टेड रहे हैं। ऐसे में उन लोगों को क्या कुछ खास सावधानियां बरतने की जरूरत है? सावधानी ज्यादा बरते क्योंकि हमने पहले देखा था कोरोना के दौर में जब फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव आई थी कि जो शुगर के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हृदय रोग के मरीज हैं, उनको जब कोरोना इन्फेक्शन होती है तो उनमें वो इन्फेक्शन सीरियस होने का और उनमें डेथ रेट बढ़ जाता है, उनमें इन्फेक्शन बहुत भयानक रूप ले लेती है और उनमें मोर्टेलिटी या डेथ टोल बढ़ जाता है। तो उनको ये ध्यान रखना है कि वो अपने आपका ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ये नहीं है कि उनको संक्रमण होने के ज्यादा चांसेस है, लेकिन अगर संक्रमण हो जाए तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए उनको अपना शुगर का, ब्लड प्रेशर का ज्यादा ख्याल रखना है और अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना है। शुगर भी कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करें और मास्क पहन के रखें। जी
डॉक्टर गीता, हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई बुखार जो अगर हमें हुआ है वो इन्फ्लुएंजा है या फिर वो चिकनगुनिया है या वो कोरोना से संबंधित है या डेंगू हुआ है, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? देखिए, ऐसा है, अक्सर कोरोना का जो बुखार होता है उसमें बुखार इतना तेज नहीं होता है। बुखार अक्सर 100 रहता है और खांसी जुकाम होता है। तो और कोई रैश नहीं होता है। डेंगू में बुखार तेज होता है, 103, 104 और हर समय रहता है। जब आप पैरासीटामोल लो तो 3-4 घंटे उतर जाता है, चढ़ जाता है। और ये बुखार तेज बुखार होता है और जाड़ा देख के आता है। बुखार तो जब भी तेज चढ़ेगा तो जाड़ा तो लगेगा ही। और अक्सर डेंगू फीवर में खांसी जुकाम नहीं होता है, बुखार सिर्फ तेज बुखार होता है और रैश होता है। ये रैश ज्यादातर टांगों पे, हाथों पे, लाल लाल रंग का स्किन, जो चमड़ी का रंग है या स्किन का कलर है वो थोड़ा सा लाली पे होता है और रैश अपीयर होता है, जो अक्सर प्लेटलेट्स के कम हो जाने पे होता है या वैसे भी लाल कलर का रैश आ सकता है। चिकनगुनिया में भी यही बुखार रैश होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता जितना डेंगू में होता है। और जोड़ों में दर्द बहुत प्रोमिनेंट होती है। चिकनगुनिया में जो हाथ के छोटे जोड़ हैं, पैरों के जोड़ हैं, इनमें बहुत दर्द होता है। डेंगू में जोड़ों के दर्द इतना नहीं होता जितना मसल्स में पेन होता है। जो मांसपेशियां हैं, जैसे टांगों की टांगे हैं, थाई मसल्स हैं, आपकी बाजुएं हैं, मसल्स में पेन होता है। आंखों के पीछे जो रेट्रो ऑर्बिटल एरिया है, सर है, ये दर्द बहुत होता है। रेट्रो ऑर्बिटल पेन, सर दर्द, बॉडी एक, ये डेंगू फीवर में बहुत होता है। चिकनगुनिया में जॉइंट पेन ज्यादा होती हैं और बुखार वैसे ही डेंगू जैसा तेज होता है। रैश होता है पर इतना नहीं होता जितना डेंगू में होता है। जी डॉक्टर, कोई बुखार आने के कितने दिनों बाद हमें फिर टेस्ट कराना चाहिए ताकि हम ये सुनिश्चित कर सके कि हमें कोरोना है या कोई दूसरा फीवर है? देखिए, ऐसा है, कोरोना बुखार के लिए तो खांसी जुकाम होता है, हम RT-PCR करते हैं। तो RT-PCR अक्सर हम 3rd, 4th डे पे करते हैं आफ्टर फीवर। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको डेंगू, जैसे डेंगू हम कहते हैं सस्पेक्टेड केस, प्रोबेबल केस, कंफर्म केस, 3 कैटेगरीज होती हैं। सस्पेक्टेड होता है जब पेशेंट को बुखार है, वैसे ही आप सोचते हो सकता है तेज बुखार है, बॉडी एक है, रैश है, ये डेंगू हो सकता है। लेकिन प्रोबेबल केस वो होता है जबकि ऐसा बुखार, रैश और बॉडी एक एपिडेमिक, जैसे आजकल एक एपिडेमिक आई है डेंगू की, तो इस एपिडेमिक में अगर ऐसा बुखार, रैश और बॉडी एक होती है तो ही इज प्रोबेबली डेंगू फीवर। और कंफर्म होता है जबकि उसका NH1 एंटीजन या डेंगू सीरोलॉजी पॉजिटिव आ जाती है। तो NH1 एंटीजन तो तेज बुखार जब आता है, आप फर्स्ट डे पे भी कराओ तो NH1 एंटीजन पॉजिटिव आता है। लेकिन जो डेंगू सीरोलॉजी है, IgM, वो हम कराते हैं, वो 4th या 5th डे पे पॉजिटिव आती है। तो उसको पॉजिटिव आने में टाइम लगता है। तो शुरू में डेंगू सीरोलॉजी पे पैसे नहीं जाया करिए, मत कराइए। अगर शुरू बुखार में टेस्ट कराना है तो आप सिर्फ एक NH1 एंटीजन और मलेरियल एंटीजन करा लीजिए, क्योंकि जो मलेरिया है और डेंगू है दोनों एक ही मच्छर से होते हैं। तो अगर पेशेंट को कई बार दोनों भी हो सकते हैं, दोनों बीमारियां एक साथ भी हो सकती हैं, या मलेरिया में और डेंगू में डिफरेंशिएट करना फर्स्ट 2 डेज पे कई बार मुश्किल होता है, क्योंकि उस मलेरिया में भी बुखार तेज होता है। हालांकि मलेरिया में रैश, बॉडी एक नहीं होता है और बुखार अक्सर एक दिन छोड़ के आता है। लेकिन कई बार बुखार ये पैटर्न नहीं भी फॉलो करता और मलेरिया का बुखार बहुत जोर से जाड़ा दे के आता है, बहुत शिवरिंग होती है। जी, इससे हम चर्चा अपनी जारी रखेंगे। इस बीच हमारे पहले श्रोता जो है उत्तर प्रदेश से मोहम्मद आरिफ हमसे जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आरिफ जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार, क्या प्रश्न है आपका? सर, जैसे ये दोनों वैक्सीन लग जाने के बाद मतलब ये
मतलब इस बीमारी का खतरा बिल्कुल समाप्त हो जाएगा कि इसका खतरा बना रहेगा? जी डॉक्टर साहब, दोनों वैक्सीन लगने के बाद, ये भी एक आम प्रश्न है जो जनता में बना हुआ है, क्या दोनों वैक्सीन लगने के बाद हम कोरोना से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं? वो डर खत्म हो जाता है कि अब हमें कोरोना नहीं होगा? नहीं, ये जैसे कि हम आजकल जो कह रहे हैं कि हो सकता है ये एंडेमिक हो गया है। एंडेमिक का मतलब होता है कि जब एक एपिडेमिक होती है, जब एंडेमिक होती है जब एक कांस्टेंट या लगातार केसेस होते रहते हैं, लेकिन वो जो अचानक एपिडेमिक में बहुत ज्यादा केसेस होते हैं वो नहीं होते। तो कोरोना महामारी जो है महामारी नहीं होके एंडेमिक हो गया है, मतलब कांस्टेंट लेवल पे पॉपुलेशन में है। तो इसीलिए वैक्सीनेशन जो है वो 100% प्रोटेक्टिव नहीं है। वैक्सीनेशन की प्रोटेक्शन रेट वेरीज फ्रॉम 75 to 90%। तो आप वो 75% प्रोटेक्टेड हैं कि 90% प्रोटेक्टेड हैं, ये वेरी करेगा, और 100% तो आप बिल्कुल ही प्रोटेक्टेड नहीं हैं। तो इसीलिए आप ये मत सोचिए कि आपको 2 डोज वैक्सीनेशन की मिल गई है तो आपको प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अब एंडेमिक हो गया है। मोस्ट प्रॉब्ली इट इज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड एंडेमिक इन आवर कंट्री। तो फिर भी, और वैक्सीनेशन क्योंकि पूरा प्रोटेक्शन नहीं देता है, तो आपको मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग तो लेनी ही पड़ेगी, बिकॉज दैट इज एज इम्पोर्टेंट एज वैक्सीनेशन इज। और प्लस अभी तक बूस्टर डोज, क्योंकि बहुत सारे खासकर हम हेल्थ केयर वर्कर्स को 6 महीने से ऊपर हो गए हैं सेकेंड डोज लगे, तो अब बूस्टर डोज का कैसे करना है ये अब सरकार तय करने जा रही है। तो इसीलिए आप जो सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजेशन है ये और मास्क डालना, ये बिल्कुल अभी मत छोड़िए। जी, हमारे अगले श्रोता हैं महाराष्ट्र के ठाणे से गुरुनाथ जी। आइए उनकी जिज्ञासा सुनते हैं। गुरुनाथ जी, आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार। मैम को भी नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा सवाल है, सर बीच में वर्चुअल तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो बैठक की थी राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर, सर उसमें जो 40 जिले हमारे देश के आइडेंटिफाई किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि 50% परसेंटेज के भी नीचे उनका टीकाकरण हुआ है। तो सर ये ऐसा क्यों, मतलब वहाँ की जो हेल्थ सिस्टम है उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि वहाँ की जो अथॉरिटी है। जी थैंक यू सर। जी डॉक्टर, मूलभूत प्रश्न इनका, बेसिक प्रश्न इनका यही है, ये जानना चाहते हैं कि टीकाकरण जो है कुछ इलाकों में कम इतना क्यों हुआ। शायद यहाँ एक वजह ऐसी भी है कि कुछ लोग जो है पहला टीका ले चुके हैं लेकिन दूसरा टीका लेने में डर रहे हैं कि अब बुखार आ गया तो क्या होगा, अब तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा, या फिर ये वो सोच रहे हैं कि जैसे कि आपने कहा कि एंडेमिक घोषित कर दिया गया है, तो वो सोचते हैं कि जब एंडेमिक हो गया तो फिर हमें अब टीका लेने की क्या आवश्यकता है। डॉक्टर कंपानी। देखिए, मेरे ख्याल से तो सरकार तो अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं छोड़ रही और वैक्सीनेशन की वैक्सीन की उपलब्धि में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये लोगों में जागरूकता कम है। लोग वैक्सीनेशन अभी भी लगवाने से डरते हैं कि मेरा कितने लोग मैं देखती हूँ जिन्होंने फर्स्ट डोज भी नहीं लगवाई है, तो और जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवाई है उनको शायद कुछ थोड़ा सा बुखार आया है, बॉडी एक रहा है, 2-3 दिन तो दूसरा डोज लगाने में जा रहे हैं। तो इसमें कोई सरकार की तरफ से कोई नहीं है, ये लोगों की रिलक्टेंस कह लो, जागरूकता कम कह लो, वही है और कोई रीजन नहीं। जी, आइए अब रुख करते हैं बिहार के गोपालगंज का, और मनीष सिंह हमसे जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। मनीष जी, क्या प्रश्न है आपका? जी नमस्ते सर। नमस्कार सर। मेरी वाइफ जो है सर वो कंसीव है, अभी गर्भवती हैं जी, और वो पहला डोज ले चुकी हैं कोरोना वैक्सीन का। तो सर दूसरा डोज जो है वो उनको क्या ले सकती हूँ कि नहीं, मैं बस ये जानना चाह रहा था। जी, उन्होंने पहला डोज किस वैक्सीन का लिया है? सर कोविशील्ड के लिए। कोविशील्ड का लिया है जी। डॉक्टर कंपानी गर्भवती हैं, इनकी पत्नी पहला जो टीका है कोविशील्ड का लिया हुआ, क्या अब वो दूसरा टीका ले सकती हैं?
बिल्कुल ले सकती हैं। सरकार ने WHO ने प्रेग्नेंट फीमेल्स की इम्यूनाइजेशन अलाउ कर दी है और बोला कि वो लगा सकती हैं, क्योंकि इस प्रेग्नेंट फीमेल में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें जो रिस्क है वो ज्यादा है बजाय कि वैक्सीनेशन का रिस्क। तो इसलिए आप दोनों डोज लगाइए। कोविशील्ड वैक्सीन 12 हफ्ते के बाद लगती है सेकेंड डोज, तो आप सेकेंड डोज लगवा लीजिए। जी डॉक्टर, कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों में लॉन्ग कोविड अक्सर देखा जा रहा है और इस दौरान हालांकि कोविड ठीक हुए भी उन्हें 2 से 4 महीने हो चुके हैं, फिर भी वो किसी न किसी बीमारी से या रोग से ग्रसित हो रखे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और कितना वक्त लगेगा उन्हें ठीक होने में? देखिए, कितना वक्त लगेगा ये कह नहीं सकते, लेकिन हम देख रहे हैं पेशेंट्स में लॉन्ग कोविड इन द फॉर्म ऑफ जॉइंट पेन्स, थोड़ा हार्ट सांस लेने में तकलीफ, पैल्पिटेशंस, ये सिम्टम्स रह रहे हैं। कईयों में सिर्फ एंजाइटी भी रहती है। तो ये कितनी देर रहेंगे, बट अक्सर देखा जा रहा है 3 to 4 मंथ्स, ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ्स तक रहते हैं जिनमें होते हैं। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि सब में हो, ये कईयों में हो रहे हैं, तो अक्सर 3-4 महीने तक रहते हैं। जी, हमारे अगले श्रोता हैं जावेद अहमद अंसारी, बिहार के मधुबनी से। स्वागत है आपका अंसारी जी आज के इस कार्यक्रम में। हाँ, थैंक यू वेरी मच। जी, क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न ये है कि मैम से पूछना ही है कि मैं कोवैक्सीन की दोनों डोज ले चुका हूँ और मैं काफी एहतियात से भी रहता हूँ। डायबिटीज भी है हमको, थायराइड भी है, और इसमें और क्या क्या सावधानियां बरतती हैं? जी डॉक्टर कंपानी। हाँ जी, इनका सवाल ये है कि ये कोवैक्सीन की दोनों डोजेस ले चुके हैं। जी, कोवैक्सीन की दोनों डोजेस ले चुके हैं और इनको शुगर है और साथ में इनको थायराइड भी है, और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, सावधानियां वही है, मैंने जैसे पहले भी बोला है कि शुगर के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज, हृदय रोग के मरीज को ये नहीं है कि संक्रमण होने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन अगर इनको संक्रमण हो जाए तो वो इन्फेक्शन बहुत सीरियस हो सकता है और फेफड़ों में फैल के इन्फेक्शन सीरियस हो जाता है और जान भी ले सकता है। तो इसलिए इनको ये चाहिए कि ये वही जो संक्रमण प्रिवेंट करने के वही तरीके हैं। सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और मास्क पहनिए और हैंड सैनिटाइजेशन ऑब्जर्व करिए, और बाकी और कुछ नहीं है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से इस समय आप सुन रहे हैं कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत दिल्ली की सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर गीता कंपानी को, जो आपके प्रश्नों का, हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का जवाब दे रही हैं। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1800-115767। इसके अलावा दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 23314444 पर फोन कीजिए और इससे पहले 011 भी लगाइए। बहरहाल, बिहार के बेगूसराय से आलोक जी हमसे जुड़ चुके हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सिद्धार्थ जी। जी कहिए कि आप। मैम को भी नमस्कार जी। एक सीधा सा सवाल है सर। मैंने कोवैक्सीन की एक डोज ली जी पिछले महीने की 24 तारीख को। उसके बाद मुझे कोविड हो गया और मैं कल निगेटिव हुआ हूँ। तो अब मुझे अगली डोज कब लेनी चाहिए? जी डॉक्टर कंपानी। देखिए, को कोविड हुआ है तो ऐसा हम देख रहे हैं कि कोविड होने के बाद जो एंटीबॉडीज बन जाती हैं बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, ये एंटीबॉडीज 6 से 8 हफ्ते तक शरीर में कम से कम रहती हैं। तो जो सेकेंड डोज है वो जिस दिन से इनको सिम्टम्स आए या कोरोना वायरस पॉजिटिव है उसके 8 हफ्ते के बाद ले। जी, हमें उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर कंपानी, हम एक बार फिर रुख करते हैं चिकनगुनिया और रुख करते हैं डेंगू की तरफ। अगर किसी व्यक्ति को ये बुखार हो जाता है तो उसको किस तरह के मेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी इनिशियल तौर पे, और कब जो है उसको परामर्श की जरूरत पड़ेगी डॉक्टर से? देखिए, डेंगू और चिकनगुनिया में बुखार
के लिए बस पैरासीटामोल लेनी है। पैरासीटामोल लीजिए, अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट करके रखिए, मतलब आप फ्लूइड्स ज्यादा लीजिए, क्योंकि फ्लूइड्स की कमी हो सकती है। इसमें क्या, इसमें जो ब्लड वेसल है उनकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, और जो फ्लूइड है वो ब्लड वेसल्स के बाहर थर्ड स्पेस लॉस होता है। तो आप पैरासीटामोल लीजिए, और कोई दवाई नहीं लेनी है बुखार के लिए, क्योंकि बाकी जो पेन किलर्स हैं, बुखार जिनको हम NSAIDs कहते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, उनसे प्लेटलेट्स में हानि हो सकती है। तो आप वो एस्प्रिन, ब्रूफेन, कॉम्बिफ्लैम ये बिल्कुल अवॉइड करिए, क्योंकि इनसे प्लेटलेट्स हार्म हो सकती हैं। तो डेंगू, क्योंकि वायरस प्लेटलेट्स को कम करता है, ये आप सिवाय पैरासीटामोल के बुखार के लिए और कुछ मत लीजिए। तो अब पैरासीटामोल लीजिए, अगर बुखार बहुत तेज है तो टैप वाटर स्पॉन्जिंग करिए बुखार उतारने के लिए, और फ्लूइड्स, अपने आप को अच्छे से फ्लूइड्स लेते रहें, और कुछ नहीं लेना है। जब बुखार उतरने की टेंडेंसी पे होता है, तीसरे चौथे दिन जब उतर रहा होता है, तब प्लेटलेट्स फॉल होने के चांसेस होते हैं। तो तब आप एक CBC प्लेटलेट काउंट करा लीजिए। तो अगर प्लेटलेट्स कम है, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट 1.5 से 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। अगर प्लेटलेट्स लेस देन 1 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर है, तो आप उनको डेली ब्लड टेस्ट द्वारा मॉनिटर करिए। अगर आपको कहीं से ब्लीडिंग होती है, नाक से होती है, यूरिन में होती है, स्किन में धब्बे आ जाते हैं, तो आप अस्पताल जाके डॉक्टर को कंसल्ट करिए। जी, हमारे अगले श्रोता हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर से आसिफ चौधरी, जो अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। आसिफ जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। नमस्कार आसिफ जी। आपको मेरा नमस्कार। जी सर, मेरा सवाल ये है कि मैंने दोनों डोज लगवा ली, मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं पड़ी जी, लेकिन मेरे वाइफ के 1 डोज लग चुकी है, जब से एलर्जी चल रही है। क्या मैं ऐसे में डोज लगवा लूं? दूसरी टाइम हो चुका है जी। आपने कौन सा एलर्जी बराबर है? कौन सा वैक्सीन लगाया है आपने? ये कोवैक्सीन, मतलब कहने का 84 दिन का टाइम मिलता है। कोविशील्ड आपने लगवाया है। किस तरह की एलर्जी उन्हें हो रही है? जैसे कि दाग हो रहे हैं और उसमें खारिश आती है बहुत सर। जी, आपको ये जो दाग धब्बे हुए हैं, ये वैक्सीन लगाने के बाद हुए हैं? जी, बाद में हुए हैं जी। डॉक्टर कंपानी, अब ये चाहते हैं कि दूसरा वैक्सीन कब लगाएं, और इनको एलर्जी हुई है कोविशील्ड लगाने के बाद? देखिए, अगर इनको एलर्जी हुई है तो लगाने के बाद, तो मैं इनको यही एडवाइस करूंगी, जो दूसरी डोज इन्होंने लगानी है वो हॉस्पिटल में जाके लगवाएं, क्योंकि हो सकता है इनको अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो वहां पे ऑब्जर्व किया जा सकता है फॉर एनी एलर्जिक रिएक्शन, लेकिन सेकेंड डोज ये लगवा लें आफ्टर 12 वीक्स। जी डॉक्टर, अगर किसी व्यक्ति को इस तरह की कोई एलर्जी, खाज, खुजली या कुछ होता है, तो उसे कुछ स्पेशल दवाई दी जाती है, या फिर उसको वहीं जाके जो कोरोना के वार्ड है वहां पे दिखाना होता है कि मुझे वैक्सीन के बाद इस तरह की कोई बीमारी या कोई रोग हुआ है? ये नेसेसरी नहीं है इनको एलर्जी उससे वैक्सीन से हुई है, और अगर ये हो भी रही है तो एविल ले सकते हैं, या एविल ले लें, नहीं तो एट्रैक्स की गोली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आती है 10 मिलीग्राम 25 मिलीग्राम, वो ले सकते हैं एलर्जी के लिए। पंजाब का रुख करते हैं, जालंधर चलते हैं और अरविंद जी का सवाल सुनते हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या प्रश्न है? साहब मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आज कोरोना की लहर चल रही है, उसके बारे में सबको पूछना चाहता हूँ जी। डॉक्टर, ये चीज हाँ जी, जो अपनी 3 चीजें रहेगी, उसके अलावा डॉक्टर कोरोना की लहर के बारे में ये जानना चाहते हैं, और शायद इनका प्रश्न ये है कि ये जानना चाहते हैं कि कोरोना की क्या तीसरी लहर आने की भी संभावना हो सकती है क्या?
देखिए, ये वेरिएंट जो है कोरोना वायरस के, उसकी वजह से तीसरी लहर आने की संभावना हो सकती है। इनफैक्ट अगर हमें एक्सपेक्टेड था कि जैसे दिवाली ये त्योहार आएंगे और अगर कोई वेरिएंट म्यूटेट करता है ये वायरस और वेरिएंट आता है तो तीसरी लहर आने की संभावना हो सकती है। जी डॉक्टर, हमने बूस्टर डोज की चर्चा की आपने, तो अब आपसे जानना चाहेंगे बूस्टर डोज जब लगेगा या बूस्टर डोज आता है तो ये क्या तमाम जनता को बूस्टर डोज लगेगा या कुछ गिने चुने व्यक्तियों को या सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा? पहले तो मैं ये लोग स्वास्थ्य कर्मियों से ही शुरू करेंगे। उनको लगेगा क्योंकि ये स्वास्थ्य कर्मी और हाई रिस्क इंडिविजुअल्स जो हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उनको लगेगा। सो आई थिंक जैसे उन्होंने वैक्सीनेशन शुरू किया था, पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को लगा था, फिर हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को लगा था, फिर 45 एंड अबव को लगा था, फिर और बिलो 45 को लगा था। तो आई थिंक सीक्वेंस विल बी द सेम। डॉक्टर गीता, बूस्टर डोज क्या कुछ अलग तरह की डोज होगी, कुछ अलग तरह की कॉम्पोजिशन होगी या वही वैक्सीनेशन होगा जो हमें अभी तक लगा है? और अगर हमें बूस्टर डोज लगवानी होगी तो क्या हम किसी भी वैक्सीन की लगवा सकते हैं या फिर जो वैक्सीन की डोजेस हमें लगी है उसी वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवानी होगी? जो वैक्सीन लगेगी वो सेम होगी, डोज सेम होगी, इट विल नॉट बी लेस। लेकिन ये गाइडलाइंस अभी आएंगी कि सेम वैक्सीन लगेगी कि दूसरी भी लगवा सकते हैं। जी, हमारे अगले श्रोता हैं बड़ौत से महेश शर्मा। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या प्रश्न है आपका? मैं मालूम करना चाहता हूँ जी, कोरोना से हमको निजात कब तक मिल सकती है जी, और क्या क्या सावधानी रखें हम? डॉक्टर, बहुत बेसिक प्रश्न है, कोरोना से कब हम पूरी तरह से स्वस्थ हो पाएंगे? इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है क्योंकि ये अगर एंडेमिक हो गया है तो पूरी तरह से स्वस्थ रहने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जैसे हमारी कंट्री में मलेरिया एंडेमिक है, टाइफाइड एंडेमिक है, तो वैसे जैसे हमेशा ही मलेरिया के मरीज रहते ही रहते हैं। एंडेमिक का ये मतलब है कांस्टेंट लेवल पे चलते ही रहते हैं। तो ऐसे ही कोरोना भी अगर एंडेमिक है तो कभी भी खत्म नहीं होगा। और बाकी जो हम इतनी देर से 2 साल से यही बात हो रही है कि प्रिकॉशन यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए और हैंड सैनिटाइजेशन रखिए। जी डॉक्टर, बदलते मौसम में जब ठंड बढ़ रही है और लगभग आ ही चुकी है पूरे उत्तर भारत में, ऐसे में जैसे कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बात की कि चिकनगुनिया, डेंगू और अब ये कोरोना भी है, तो क्या कुछ खास सावधानियां, क्या कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे इनसे बचने के लिए? मैं यही टिप्स देना चाहूंगी कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की तकलीफ है तो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखिए। शुगर की प्रॉब्लम है तो आप ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखिए। अपनी दवाइयां नियम से खाइए। इंसुलिन लग रहा है तो उसको नियम से लीजिए। और आप, क्योंकि जो बाहर इतना पोल्यूशन है खासकर नॉर्थ इंडिया में, तो आप मास्क पहन के रखिए। वो आपको पोल्यूशन से भी बचाएगा, कोरोना वायरस से भी बचाएगा। क्योंकि आजकल लोगों ने मास्क पहनना बहुत कम कर दिया है। और जब भी आप खड़े होते हैं किसी दुकान में, थोड़ा सोशल डिस्टेंस 1 फीट का बना के रखिए। जी डॉक्टर गीता, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी विशेष राय हमारे साथ बांटने के लिए और हमारे सभी श्रोताओं के सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। आज के इस अंक में बस इतना ही। कल एक बार फिर 9:30 पर कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत हम आपसे मिलेंगे एक और नए डॉक्टर के साथ, एक और नए विशेषज्ञ के साथ जो आपके सवालों का, आपके प्रश्नों का जवाब देंगी। आप फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर और आप फोन कर सकते हैं 23314444 पर। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो इस फोन नंबर से पहले 011 जरूर लगाएं। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थीं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गीता कंपानी। ये कार्यक्रम
आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airenergytalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।